आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम साहित्य की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां दुख और कला का संगम होता है। हम देखेंगे कि कैसे हिंदी साहित्य के दो सबसे महान दिग्गजों जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने गहरे व्यक्तिगत दुखों को, अपनी असहनीय पीड़ा को अमर कविता में ढाल दिया। सच कहूं तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये जीवन के सबसे कड़वे सच को सबसे खूबसूरत कला में बदलने की एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, महान कवि आखिर कैसे अपने इतने गहरे व्यक्तिगत दुखों को अमर कला में बदल देते हैं? यही वो सवाल है जो आधुनिक हिंदी साहित्य के इन दो आधारभूत स्तंभों की यात्रा को समझने में हमारी मदद करेगा। सोचकर देखिए, जब जीवन में केवल पीड़ा और दुख रह जाएं, तो क्या एक कलाकार टूट जाता है या फिर वो उस पीड़ा को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लेता है? इन दोनों कवियों ने जो रास्ता चुना ना, वो हमें साहित्य के एक बेहद शानदार युग की ओर ले जाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम छायावाद के स्तंभों को समझेंगे, फिर प्रसाद जी का जीवन और संघर्ष, आत्मकथ्य में उनकी पीड़ा, निराला जी का विद्रोही जीवन, उनकी रचनाएं, उत्साह और अट नहीं रही, और अंत में दुख से जन्मे महान साहित्य पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, छायावाद के स्तंभ। सबसे पहले उस साहित्यिक युग को समझना बहुत जरूरी है जिसे इन कवियों ने परिभाषित किया, यानी छायावाद। इस युग की शैली कुछ ऐसी थी कि छायावादी कविताएं अपनी जटिल आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती थी। यहाँ दृश्यात्मक बिंबों यानी विजुअल इमेजरी का बहुत भारी उपयोग देखने को मिलता है। कोमलता, भावनाओं की मृदुलता और जटिल प्रतीकों के जरिए जीवन के गहरे अर्थों को समझाया जाता था। प्रकृति यहाँ सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं थी, बल्कि वो सीधे तौर पर कवि के मन का दर्पण थी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, प्रसाद जी का जीवन और उनका संघर्ष। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प और सच कहूं तो हृदय विदारक है, वो है उस व्यक्तिगत त्रासदी का भारी बोझ जिसने उनके पूरे नजरिए को आकार दिया। 1890 में वाराणसी में जन्म लेने के बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत और हिंदी की गहरी शिक्षा ली, लेकिन उनके जीवन में नुकसान का एक ऐसा विनाशकारी क्रम शुरू हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1916 से 1919 के बीच सिर्फ कुछ ही सालों में उन्होंने तपेदिक यानी टीबी जैसी भयानक बीमारी के कारण एक के बाद एक अपनी 2 पत्नियों को खो दिया, और इसी अपार शोक के बीच उन्होंने 1936 में कामायनी जैसा महाकाव्य रचा। दुख की बात देखिए, 1937 में केवल 47 वर्ष की कम उम्र में उसी तपेदिक की बीमारी से उनका भी निधन हो गया। यही वो अपार शोक है जो उनकी रचनाओं में इतनी गहरी भावना बनकर उभरता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, आत्मकथ्य में पीड़ा। यहाँ एक बहुत ही खास घटना का जिक्र करना जरूरी है। 1932 में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी हंस पत्रिका के लिए प्रसाद जी से उनकी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, लेकिन प्रसाद जी ने साफ इनकार कर दिया। वो अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, और ना ही अपने उन बेहद निजी दुख भरे पलों का प्रदर्शन करना चाहते थे। तो हुआ ये कि उस इनकार से गद्य की जगह एक बेहद खूबसूरत और दुखद कविता का जन्म हुआ, जिसका शीर्षक था आत्मकथ्य। इस कविता के शुरुआती पद्यांश पर जरा गौर कीजिए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस शक्तिशाली पंक्ति में बिल्कुल स्पष्ट झलकता है कि कवि अपने अशांत मन और ढलते हुए जीवन की कल्पना किस प्रकार कर रहा है। यहाँ कोई अहंकार नहीं है, बस एक गहरी उदासी है जिसे उन्होंने प्रकृति के दृश्यों के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया है। अब इस पंक्ति के असली भाव को समझने के लिए मधुप शब्द को डिकोड करना होगा। मधुप का मतलब होता है गुनगुनाता हुआ एक भौंरा। यहाँ कवि ने अपने बेचैन मन को एक भौंरे के रूप में दिखाया है, जो अतीत की उन कड़वी मीठी यादों के आसपास मंडरा रहा है और खुद से पूछ रहा है कि आखिर वो अपनी कौन सी कहानी सुनाए। तो कुल मिलाकर इस कविता का अर्थ एक बहुत ही विनम्र आत्मनिरीक्षण और अपने दुखों को दुनिया से छिपाकर रखने की मजबूत इच्छा को प्रकट करता है। कवि अपने जीवन को एक गागर रीति यानी खाली घड़े के समान मानता है, जिसमें कोई रस, कोई सुख बचा ही नहीं है। उनका मानना है कि साहित्य के इस अनंत नीले आकाश में इतने महान लोगों के इतिहास हैं कि उनके सामने अपनी छोटी सी कहानी कहना अपना ही मजाक उड़वाना है।
और जो मुरझाई पत्तियां हैं ना, वो उनके जीवन के उस पतझड़ को दर्शाती हैं जहां खुशियां एक एक करके गिर चुकी हैं। उन्हें किसी से कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। और यहीं पर दोनों कवियों का सबसे बड़ा अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। शोक में डूबे ये दो महान कवि अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए एकदम अलग-अलग रास्ते चुनते हैं। एक तरफ जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनकी कविता में शांत आत्मनिरीक्षण है, मुरझाई पत्तियां हैं और एक खाली घड़ा है। वहीं दूसरी तरफ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका दुख एक तेज, बहिर्मुखी आवाहन और गरजते बादलों के रूप में फट पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, निराला जी का विद्रोही जीवन। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ओर रुख करें, तो हमें एक ऐसा महान जीवन देखने को मिलता है जो निरंतर और अथाह त्रासदियों से भरा हुआ था। 1899 में बंगाल में जन्मे निराला जी का पूरा जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी है। उन्होंने अपने पिता, चाचा, पत्नी और अंततः अपनी सबसे प्रिय बेटी सरोज को एक-एक कर असमय मृत्यु के मुंह में जाते देखा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भीतर की ओर मुड़ने और खामोश हो जाने के बजाय निराला जी ने अपने इस गहरे दुख को दुनिया को जगाने के लिए एक तेज विद्रोही पुकार में बदल दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को पारंपरिक बंधनों से मुक्त करके मुक्तक छंद कविता की शुरुआत की। उनकी ऊर्जा सच में कमाल की थी। अब बढ़ते हैं पांचवें भाग की तरफ, उत्साह और अट नहीं रही। निराला जी की कविताएं केवल कविताएं नहीं हैं, बल्कि वे एक गूंजता हुआ उद्घोष हैं। उत्साह कविता की इस पंक्ति को ही ले लीजिए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, वज्र छिपा, नूतन कविता फिर भर दो। यहां ध्यान दे कि कैसे कवि सीधे आकाश को संबोधित कर रहा है। वो अविश्वसनीय तीव्रता के साथ प्रकृति की शक्तियों को मानो आदेश दे रहा है। वो बादलों से केवल बरसने को नहीं कह रहा, बल्कि गरजने को कह रहा है, पूरे आकाश को घेर लेने को कह रहा है। इस पंक्ति में जो वज्र शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, वो बहुत कुछ कहता है। वज्र का मतलब है बिजली या कठोरता। ये साफ दिखाता है कि कविता सिर्फ एक कोमल बौछार की मांग नहीं कर रही है, बल्कि एक जोरदार उथल-पुथल की मांग कर रही है। वज्र उस विनाशकारी लेकिन बेहद जरूरी शक्ति का प्रतीक है जो समाज की पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को तोड़कर एक नए जीवन का निर्माण करने के लिए चाहिए। निराला जी की इस उत्कृष्ट कृति में बादलों की एक दोहरी प्रकृति देखने को मिलती है। पहला चरण है भीषण गर्मी से झुलसते और बेचैन लोगों को सुख और शीतलता प्रदान करना। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण चरण है समाज में एक अति आवश्यक क्रांति लाना। तो निराला जी का बादल एक साथ रक्षक भी है और विनाशक भी। उनका जो व्यक्तिगत दुख था ना, वो यहाँ एक बहुत बड़ी सामाजिक चेतना में विलीन हो गया है। अब अगर उनकी एक और कविता अट नहीं रही है की ओर बढ़े, तो दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ वसंत ऋतु की जीवंत और न समा सकने वाली जीवन शक्ति का जश्न है। फागुन के महीने की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह अट यानी समा नहीं रही है। प्रकृति सुगंध से छलक रही है जो हर घर तक पहुंच रही है। पेड़ लाल और हरे पत्तों से लदे हुए हैं। निराला जी का हृदय व्यक्तिगत दुख से भरा होने के बावजूद प्रकृति की इस प्रचंड सुंदरता और असीम जीवन शक्ति को देखकर अभिभूत हो जाता है। और अब हमारी अंतिम भाग की ओर चलते हैं, दुख से जन्मा महान साहित्य। अंततः इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है कि इन महान कृतियों को जन्म देने के लिए कितनी बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है। प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य का ये अंतिम मार्मिक वाक्य देखिए, थक कर सोई है मेरी मौन व्यथा। ये पंक्ति कला की उस सुंदरता के नीचे छिपी मौन पीड़ा की एक बहुत ही गहरी अनुभूति छोड़ जाती है। वे कहते हैं कि उनके दुख अब थककर सो गए हैं। ये शांति दरअसल एक भयानक तूफान के बाद की खामोशी है जिसे उन्होंने हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो यहाँ इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या इन महान लेखकों के दुखद जीवन को जानने के बाद उनकी अमर कला को अनुभव करने का हमारा तरीका बदल जाता है? जब हमें पता चलता है कि वे मुरझाकर गिरती पत्तियां प्रसाद जी का उजड़ा हुआ घर थीं और वे गरजते बादल निराला जी का क्रांति के लिए पुकारता हुआ आहत हृदय था, तो सच कहूं तो ये कविताएं सिर्फ साहित्य नहीं रह जाती, ये जीवन के साक्षात दस्तावेज बन जाती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति का इतिहास उसके साहित्य को आकार देता है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे इन महान कविताओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद